अगर कभी परिवार में खटास आ जाए तो लोग अक्सर अपनी बहू को दोष देते हैं और ज्यादातर घरों में ऐसा होता भी है। लेकिन अगर बेटे समझदार हों तो विषम से विषम परिस्थितियों से लड़ा जा सकता है और परिवार को टूटने से बचाया जा सकता है। और ऐसे ही एक समझदार बेटे की है हमारी आज की कहानी। निकिता, तुम तो जानती ही हो पिताजी के जाने के बाद माँ कितनी अकेली हो गई हैं और ऊपर से अब उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती। तो मैं सोच रहा हूँ कि अब माँ को यहाँ ले आता हूँ। माँ इस घर में हमारे साथ रहेंगी तो गुड्डा के साथ उनका दिल लगा रहेगा। गुड्डा को भी दादी का प्यार मिल जाएगा और तुम्हें भी उसे संभालने में कोई परेशानी नहीं होगी। निकिता, बस मुझे तुमसे यही कहना है कि मेरी माँ को भी अपनी ही माँ समझना, उन्हें कभी सास मत समझना। पिताजी के जाने के बाद उनकी जिंदगी में एक खालीपन आ गया है। वादा करो कि तुम उस खालीपन को भरने में मेरी मदद करोगी। अपनी माँ के लिए चिंतित सौरभ ने अपनी पत्नी निकिता से कहा। हालांकि सासू माँ के साथ रहने की निकिता की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन अपने पति की मातृभक्ति देखकर वो कुछ न बोल पाई। बस एक फीकी सी मुस्कुराहट के साथ उसे मौन स्वीकृति दे दी। अगले दिन सौरभ अपनी माँ अनीता जी का सामान पैक करवाकर उन्हें अपने साथ घर ले आया। माँ, बस एक बात याद रखिएगा कि ये घर मेरे और निकिता से पहले आपका है। इस घर में वही होगा जो आप चाहेंगी। सौरभ की बातें सुनकर जहाँ अनीता जी को अपनी बेटी पर गर्व हो आया, वहीं निकिता अंदर ही अंदर जल भुन रही थी। अनीता जी ने आते ही रसोई घर का सारा काम संभाल लिया। निकिता भी अब घर के काम से निश्चिंत हो गई थी। निकिता का मायका शहर में ही था, लेकिन ये सोचकर कि उसके पति का खाना कौन बनाएगा, निकिता अपने मायके रहने नहीं जा पाती थी। लेकिन अब अनीता जी के आने के बाद निकिता अपने बेटे को लेकर कुछ दिनों के लिए मायके रहने चली गई। चलो, एक बात तो अच्छी हो गई जो तुम्हारी सास यहाँ रहने आ गई। अब तुम किसी भी समय और कितने भी दिनों के लिए हमारे पास रहने आ सकती हो। मायके पहुंची निकिता से उसकी माँ ने कहा। हाँ माँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा दामाद तो पूरा श्रवण कुमार है। अपनी माँ का तो हद से ज्यादा ही ख्याल रखते हैं। बेटा, तुम्हारी सास बहुत सीधी बनती है। ये सीधापन दिखाकर ही उन्होंने तुम्हारे पति को मुट्ठी में किया हुआ है। लेकिन तुम उसके इस माया जाल में बिल्कुल मत फंसना, नहीं तो वो तुम्हें भी अपनी उंगलियों पर नचाएगी। इसलिए अपनी सास से जरा होशियार ही रहना, और ज्यादा परेशान करे तो उन्हें उनके घर चलता कर देना। अभी निकिता का अपने मायके में पहला ही दिन था और उसकी माँ ने उसके साथ ऐसा अनमोल ज्ञान बांटना शुरू कर दिया, या यूं कहो कि अपनी ही बेटी को अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की सलाह देनी शुरू कर दी। कुछ दिन यूं ही बीत गए। आज सौरभ का जन्मदिन था और निकिता भी मायके से आने वाली थी, तो सौरभ निकिता को मायके से लाने चला गया। अनीता जी को अपनी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, तो थोड़ी देर के लिए वो बिस्तर पर लेट गईं। लेटे लेटे याद करने लगी कि किस तरह वर्षों पहले वो अपने बेटे के जन्मदिन पर उसकी पसंद का खाना और केक बनाकर उसे सरप्राइज किया करती थी। आज अब इतने वर्षों के बाद वो सौरभ के साथ हैं, तो उन्होंने उसे फिर से सरप्राइज देने का सोचा और बीमार होने के बावजूद भी सौरभ की पसंद का केक और अन्य लजीज व्यंजन बनाने में जुट गई। बड़ी प्रसन्नता के साथ बेटे बहू के आने से पहले सब कुछ तैयार करके रख दिया और कुर्सी पर बैठकर बच्चों के आने का इंतजार करने लगी। अनीता जी सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी कि इतने दिनों बाद अपने बर्थडे पर सरप्राइज देखकर सौरभ के बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी और 1.5 साल का गुड्डा भी केक देखकर बहुत खुश हो जाएगा। करीब 1 घंटे के बाद गाड़ी के हॉर्न की आवाज सुनाई दी। अनीता जी ने दरवाजा खोला। सौरभ और निकिता गाड़ी में से बैग और अन्य सामान निकाल रहे थे, तो अनीता जी गुड्डा को उठाकर अंदर ले आईं। इतने दिनों बाद गुड्डा से मिलकर अनीता जी के चेहरे पर अलग ही मुस्कान थी। बेटा बहू जैसे ही अंदर आए तो हैरान हो गए। घर खाने की खुशबू से महक रहा था।
सौरभ बाथरूम से हाथ मुंह धोकर आया तो इतने में अनीता जी फटाफट रसोई घर से केक उठाकर ले आई और सारा खाना भी टेबल पर लगा दिया। और सौरभ के आते ही बोली, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, जुग जुग जियो। इतने वर्षों बाद माँ के हाथ का बना केक देखकर सौरभ बहुत खुश हो गया। सौरभ ने जैसे ही केक काटा तो अनीता जी उसे केक खिलाने लगी। इतने में बहू तपाक से बोली, अरे ये क्या कर रही हैं आप, और इतना सब बनाने की क्या जरूरत थी? कम से कम फोन करके पूछ तो लिया होता, हम तो बाहर से खाना खाकर आए हैं। तो सौरभ बोला, माँ वो बात ये है कि निकिता के भाई बहन पार्टी की जिद कर रहे थे, इसलिए हम लोगों ने बाहर ही खाना खा लिया। लेकिन माँ आपके हाथ के खाने जैसा स्वाद बाहर कहाँ? मुझे तो ये खाना देखकर दोबारा भूख लग रही है। सौरभ ने केक का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहा तो अनीता जी ने खुश होकर प्लेट में खाना परोस दिया। जैसे ही अनीता जी गुड्डा को थोड़ा सा केक खिलाने लगी तो बहू ने गुड्डा को झट से उठा लिया। नहीं माँ, हमने गुड्डा को भी खाना खिला दिया था, उसका पेट भरा हुआ है। अब यदि ज्यादा खाएगा तो कहीं तबीयत खराब ना हो जाए, और मुझे भी भूख नहीं है। कहते हुए बहू गुड्डा को लेकर कमरे में चली गई। लेकिन सौरभ ने भूख ना होते हुए भी अपनी माँ का दिल रखने के लिए एक चपाती खा ली। ये सब देखकर अनीता जी की आत्मा तृप्त हो गई। लेकिन निकिता अपने कमरे में बैठी हुई कुछ सोच रही थी। खाना खाकर जैसे ही सौरभ अंदर आया तो निकिता का फूला हुआ मुंह देखा। उसने कारण पूछा तो निकिता तो जैसे उस पर बरसने को तैयार बैठी थी। मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि जब भूख नहीं थी तो खाना खाने की क्या जरूरत थी तुम्हें? अरे पर मेरी माँ ने मेरे जन्मदिन के लिए इतने दिल से खाना बनाया, मेरा फेवरेट केक बना कर रखा। उस खाने में मेरी माँ का प्यार था, मैं ऐसे कैसे खाने से मना कर सकता था? अच्छा, 10 दिन पहले की बात है, जब आप मुझे मायके छोड़ने गए थे तो मेरी माँ ने भी आपके लिए खाना बनाकर रखा हुआ था, लेकिन आपने उस समय ये कहकर मना कर दिया कि मैं घर से खाना खाकर आया हूँ, पेट में बिल्कुल जगह नहीं है। और यहाँ आज अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ खाना खाने के लिए पेट में जगह बन गई। तो इसका मतलब तो ये हुआ ना कि मेरी माँ के लिए कोई कदर नहीं है आपके दिल में। उनके खाने की भी थोड़ी सी इज्जत रख ली होती उस दिन। निकिता की बात सुनकर सौरभ भड़क उठा। किस बात को कहाँ ले जाती हो, कुछ समझ नहीं आता। मैं तुम्हारे परिवार के साथ ही पार्टी करने गया था, और आज सुबह से माँ की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे जन्मदिन को खास बनाने के लिए इतना सब इंतजाम करके रखा। हम बाहर से पार्टी करके आए, इस पर भी उन्हें कोई ऐतराज नहीं। यदि मैंने उन्हें खुश करने के लिए थोड़ा सा खाना खा लिया तो इसमें तुम्हारे परिवार की बेइज्जती कहाँ से हो गई? तुम्हें तो केवल अपनी माँ की ही खुशी की फिक्र है, लेकिन मेरी माँ पर क्या गुजरेगी ये तो तुमने कभी नहीं सोचा। इतनी बात तो तुम्हारी माँ को भी समझ में आनी चाहिए कि वो हमारी खुशी में ही अपनी खुशी देखें। यदि एक दिन उनके हाथ का बनाया खाना नहीं खाते तो कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ता ना। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के ऊपर जोर जोर से चिल्ला रहे थे, और ये बातें अनीता जी को बाहर तक सुनाई दे रही थीं। बहस खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, और इधर अनीता जी ये देखकर हैरान थी कि उनकी बहू के दिल में उनके लिए कितना जहर भरा हुआ है, क्योंकि आज तक उन्होंने अपने बेटे बहू की जिंदगी में कभी हस्तक्षेप नहीं किया था। बेटे की शादी करने के बाद जब निकिता उनके घर आई थी तो उन्हें ऐसा लगा था कि उनके जीवन में बेटी की कमी पूरी हो गई है। उन्होंने निकिता को कभी बहू समझा ही नहीं था, लेकिन इस पर भी वो खुश नहीं थी। ये सोचकर अनीता जी बहुत उदास हो गईं। मन ही मन सोचने लगी कि क्यों बेटे की बात मानकर यहाँ चली आई। खैर, जैसे तैसे मामला शांत हुआ। कुछ ही दिन बीते कि बहू निकिता अनीता जी के पास आई और बोली, माँ जी, विदेश से मेरे बड़े भैया और भाभी आए हुए हैं, तो मैंने आज रात उन्हें खाने पर बुलाया है। उनके साथ साथ मेरे परिवार के सभी लोग भी रात को घर पर आ रहे हैं। कुल मिलाकर मेरे घर से 10 लोग तो हो ही जाएंगे, और यहाँ हम लोग भी हैं, तो आज रात के लिए 15 लोगों का खाना बनाना है। मुझे कुछ सामान लेने के लिए मार्केट जाना है,
इतने समय बाद भैया भाभी आ रहे हैं तो उनके लिए कुछ उपहार भी लेने हैं। बहू, आजकल के जमाने में तो ऑनलाइन भी खाना ऑर्डर किया जा सकता है, तो परेशान क्यों होना, खाना बाहर से ही मंगवा लो। माँ जी, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब रहती है और बाहर का खाना उनके लिए ठीक नहीं है। और फिर मेरे भैया भाभी क्या सोचेंगे कि अपने घर पर बुलाया और अपने हाथ का खाना भी नहीं खिलाया। तुम्हारी बात ठीक है बहू, यदि घर का बना खाना इतना ही जरूरी है तो मैं खाना बना देती हूँ, तुम आराम से बाजार होकर आ जाओ। डिनर की तैयारी करने के लिए अनीता जी दोपहर से ही काम में जुट गईं। बिना रुके लगातार काम करते रहने से कमजोरी महसूस होने लगी। फिर भी ये सोचकर काम में लगी रही कि अगर बैठ गई तो खाना नहीं बन पाएगा। लेकिन थोड़ी ही देर में उन्हें चक्कर आने लगे तो वो जाकर सोफे पर बैठ गईं। तब तक सौरभ भी आ चुका था। अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर तुरंत उन्हें चेकअप के लिए लेकर गया। वहां जाकर पता चला कि बीपी लो हो गया था। माँ की तबीयत बिगड़ी हुई देखकर सौरभ ने निकिता को प्रोग्राम कैंसिल करने के लिए कह दिया। 2 घंटे बाद जब तबीयत कुछ ठीक हुई तो सौरभ अपनी माँ को लेकर घर आया। निकिता ने अपने परिवार के लोगों के आने का प्रोग्राम तो कैंसिल कर दिया, लेकिन अगले दिन निकिता ने अपनी सासू माँ को खूब खरी खोटी सुनाई। ऐसी कौन सी बीमारी थी सासू माँ जो 2 घंटे में ही ठीक हो गई? साफ साफ क्यों नहीं कहती कि मेरे परिवार वालों का इस घर में आना आपको पसंद नहीं है, इसलिए आप बीमारी का नाटक कर रही थी। इस पर सासू माँ ने कहा, बेटा मेरी तबीयत सच में खराब थी, मैं भला नाटक क्यों करूंगी। लेकिन निकिता ने अपनी सासू माँ का यकीन नहीं किया और उस दिन के बाद उसने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया। बहू के व्यवहार से कभी कभी तो अनीता जी का उस घर में दम घुटने लगता था। कई बार वो सौरभ को अपने पुराने घर वापस ले जाने के लिए कह चुकी थी, पर सौरभ उन्हें वापस जाने देना नहीं चाहता था और हमेशा टाल मटोल कर देता था। और गुड्डा भी अपनी दादी के साथ काफी घुल मिल गया था। उसे दादी का साथ बहुत अच्छा लगता था। रात को भी माखन चोर की कहानियां सुनते सुनते अपनी दादी के पास ही सो जाता था। अनीता जी गुड्डा के सहारे ही अपना समय काट लेती थी। एक दिन निकिता बाजार में खरीदारी के लिए गई हुई थी तो गुड्डा को दादी के पास ही छोड़कर गई। दादी भूख लगी है, कहते हुए गुड्डा अनीता जी से कुछ खाने को मांगने लगा। गुड्डा को खाना देने के लिए जैसे ही अनीता जी किचन में गईं, तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण एकाएक उनका पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गईं। कमर में बहुत तेज दर्द शुरू हो गया। अनीता जी उठने में असमर्थ थीं, फिर भी जैसे तैसे करके फोन के पास पहुंची और अपने बेटे को फोन लगाकर सारी बात बता दी। सौरभ जल्दी से घर पहुंचा और अपनी माँ को बिस्तर पर लेटाया और निकिता को फोन लगाया। निकिता, माँ रसोई घर में अचानक फिसल गई हैं और दर्द के कारण करा रही हैं। मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाना है। मैं गुड्डा को अकेले घर पर नहीं छोड़कर जा सकता, तुम जल्दी से आ जाओ। हे भगवान, एक तो जब से आई हैं तब से बीमारी का बहाना किए बैठी हैं और अब ये नई मुसीबत। ना जाने ये माँ बेटा मुझे चैन से जीने भी देंगे या नहीं। मन ही मन बड़बड़ाते हुए निकिता घर पर आ गई। डॉक्टर को दिखाया और जांच करवाई गई तो डॉक्टर ने बताया कि उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ गया है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने कुछ समय के लिए उन्हें बेड रेस्ट करने की सलाह दी। डॉक्टर की बात सुनकर सौरभ को कुछ तसल्ली हुई। उसने अपनी पत्नी को माँ का ख्याल रखने के लिए सख्त हिदायत दी और एक काम वाली बाई भी लगा दी ताकि माँ का ख्याल रखते हुए निकिता पर बाकी काम का बोझ न पड़े। सौरभ की हिदायत पर निकिता भी अपनी सासू माँ का पूरा ख्याल रखने लगी। उन्हें कोई काम नहीं करने देती थी। निकिता की माँ को जब अपनी समधन के बारे में पता चला तो उन्होंने भी हालचाल जानने के लिए अनीता जी को फोन किया। चिंता मत कीजिए समधन जी, जल्दी ही आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बच्चे आपका अच्छे से ख्याल तो रख रहे हैं ना? अरे बच्चे तो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और निकिता तो मुझे बिस्तर से उठने ही नहीं देती। अनीता जी मुस्कुराते हुए कहने लगी। कुछ दिन बीते।
और अनीता जी अब पहले से अच्छा महसूस कर रही थी। तो एक दिन उन्होंने अपने पुराने घर में जाने की इच्छा जताई। बस बेटा, बहुत सेवा करवा ली तुम लोगों से, अब मैं अपने घर वापस जाना चाहती हूँ। इस पर सौरभ ने कहा, माँ, ये आपका ही घर है, अब आप यहीं रहेंगी, कहीं और नहीं जाओगी। सोचो, अगर आप उस घर में अकेली होती और ये घटना वहां हो जाती तो कौन देखने आता आपको? माँ बेटी की ये बातें निकिता चुपचाप खड़ी हुई सुन रही थी। बिना कुछ बोले वो रसोई घर में चली गई। अनीता जी को उसके व्यवहार में फिर से बदलाव नजर आने लगे थे। रविवार के दिन निकिता को किटी पार्टी में जाना था। सौरभ घर पर ही था तो निकिता ने अपनी बेटी गुड्डा को सौरभ के पास ही बिठा दिया। गुड्डा साथ जाने की जिद करने लगा। सौरभ ने उसे कहा कि वो गुड्डा को अपने साथ ले जाए, उसे ऑफिस का कुछ काम खत्म करना है। पर निकिता उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, तो उसने कहा कि वो उसके लिए चॉकलेट लेकर आएगी। और फिर भी वो सौरभ को ज्यादा परेशान ना करे, इसलिए मोबाइल फोन में गेम लगाकर उसके हाथ में थमाकर पार्टी के लिए चली गई। अपने बेटे को फोन लगाकर देते हुए उसे ये ख्याल भी नहीं आया कि उसका मोबाइल अब अनलॉक हो चुका है और कोई भी उसके मोबाइल में मैसेजेस पढ़ सकता है। काफी देर से गुड्डा मोबाइल पर गेम खेल रहा था। जब तक गुड्डा मोबाइल देख रहा था तब तक खुश था, लेकिन सौरभ ने जैसे ही उसके हाथ से मोबाइल लिया तो वो रोने लगा। तो सौरभ गुड्डा के साथ बातें करने लगा। गुड्डा के साथ हंसते बतियाते सौरभ ने देखा कि निकिता के मोबाइल पर लगातार मैसेज आ रहे हैं। निकिता कभी भी अपना मोबाइल अनलॉक नहीं छोड़ती थी और ना ही कभी सौरभ की दिलचस्पी होती थी ये जानने की कि निकिता अपने मायके वालों से क्या बातें करती है। चूंकि मोबाइल बार बार बज रहा था तो सौरभ की नजर एक मैसेज पर पड़ गई। निकिता, तेरी सासू माँ ने वापस घर जाने के बारे में कुछ सोचा या नहीं? मुझे तो चिंता हो रही है मेरी बच्ची कि कहीं अपनी सास की सेवा करते करते तू ही बीमार ना हो जाए। पहले तो हम जब मर्जी तेरे घर पर आ जाते थे, लेकिन जब से तेरी सासू माँ घर पर आई है मैं तो तुझसे फोन पर भी ढंग से बात नहीं कर पाती। जैसे ही वो थोड़ी ठीक होने लगे उन्हें वापस अपने घर भेज देना। इस सास नाम की मुसीबत को अब और ज्यादा झेलने की जरूरत नहीं है। और अब अगर वो श्रवण कुमार उन्हें जाने से रोके तो मायके जाने की धमकी दे देना। सौरभ ने जैसे ही निकिता की मम्मी का मैसेज पढ़ा उसे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने इतनी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाली उसकी सास के दिल में उसकी माँ के लिए इतनी कड़वाहट भरी हुई थी। ये सोचकर उसे बड़ा ताज्जुब हुआ और उससे भी ज्यादा बड़ी हैरानी उसे अपनी पत्नी द्वारा लिखे हुए मैसेज पढ़कर हुई। क्या बताऊं माँ, जब से मेरी सास बीमार पड़ी है मेरे सिर पर तो मुसीबत ही पड़ गई है। तुम्हारे कहने पर मैंने उनसे सीधे मुंह बात करना भी छोड़ दिया था और कुछ दिनों पहले तक तो कह भी रही थी कि मुझे घर वापस जाना है, लेकिन जब से उन्होंने बिस्तर पकड़ा है ये उम्मीद भी कम ही बची है। न जाने मुझे कब आजादी मिलेगी इस सास रूपी नागिन से। सौरभ की हैरानी अब गुस्से में तब्दील हो चुकी थी। वो निकिता के आने का इंतजार करने लगा। जैसे जैसे समय बढ़ रहा था उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंचता जा रहा था। इस बीच सौरभ ने सारा मामला अपनी माँ के सामने भी स्पष्ट कर दिया। सौरभ की बातें सुनकर उसकी माँ ने कहा, बेटा तुम बहू को कुछ मत कहना, ये सब मेरे कारण ही हो रहा है। तुम मुझे मेरे घर पर छोड़ दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैसे ही निकिता घर आई सौरभ ने उसे उसका मोबाइल थमा दिया। सौरभ के हाथ से मोबाइल लेते हुए निकिता को याद आया कि मोबाइल पर तो उसकी माँ के मैसेजेस आते रहते हैं, कहीं सौरभ ने उन्हें पढ़ तो नहीं लिया। उसे थोड़ा डर लगा, लेकिन सौरभ के चेहरे पर गुस्सा नहीं था। इसका मतलब सब ठीक है। निकिता को इस बात की तसल्ली हुई, पर उसी समय सौरभ ने कहा, चलो निकिता, आज तुम्हारे मायके चलते हैं। अपनी माँ के घर जाने की बात सुनते ही निकिता जल्दी से तैयार होकर गुड्डा को उठाकर आ गई। रविवार का दिन था, इसलिए सभी लोग घर पर ही थे। बेटी दामाद को आया देखकर निकिता के पिता ने कहा, अरे सौरभ जी आए हैं, कुछ चाय नाश्ता तो लेकर आओ।
सौरभ ने बड़ी विनम्रता से कहा, नहीं ससुर जी, मैं तो बस आपकी अमानत आपको लौटाने आया हूँ। सौरभ की बात सुनकर सब लोग हैरान हो गए। कौन सी अमानत बेटा? निकिता के पिता ने पूछा तो सौरभ ने कहा, ससुर जी, आप अपनी बेटी को अपने पास ही रखिए। मेरे घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। ये सुनकर निकिता बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? साफ साफ बताओ बेटा, बात क्या हुई है? ससुर जी ने हैरानी से पूछा तो सौरभ बोला, ससुर जी, ये बात आप सासू माँ और अपनी बेटी से पूछ लें तो बेहतर होगा। निकिता की माँ हैरानी से सौरभ की तरफ देखने लगी और गुस्से में बोली, दामाद जी, आखिर आपको समस्या क्या है, कुछ बताएंगे? समस्या तो आप हैं सासू माँ, जो अपनी बेटी का घर बसने नहीं देना चाहती। अपनी पोल खुलते देखकर सासू माँ ने चुप रहना ही बेहतर समझा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की? निकिता गुस्से में चिल्लाई। निकिता, इसमें गलत क्या है? तुम भी तो अपनी सास से इसी तरह बात करती हो। मैंने ऐसा कब कहा तुम्हारी माँ के बारे में? तो ठीक है, फिर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाने दो। ससुर जी, निकिता से कहिए अपना मोबाइल अनलॉक करे। ये सुनते ही निकिता हड़बड़ा गई और मोबाइल अनलॉक करने से मना कर दिया, लेकिन अपने पिता द्वारा जोर दिए जाने पर उसे मोबाइल खोलकर देना पड़ा। सौरभ ने वो सारे संदेश अपने ससुर जी को दिखाए जो निकिता और उसकी माँ ने एक दूसरे को भेजे हुए थे। मैसेज पढ़कर ससुर जी की हैरानी का ठिकाना न रहा। ससुर जी, सासू माँ यहीं बैठे बैठे हमारे घर पर पूरा कंट्रोल रखती हैं। ये बात कहाँ तक सही है? अपनी बेटी को सही बात समझाने की बजाय घर में कलेश कैसे करना है, ये सिखाना कहाँ तक सही है? निकिता और उसकी माँ के मैसेज पढ़कर ससुर जी का चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और परिवार के सभी लोगों की हैरानी भरी नजरें उन दोनों पर ही टिकी थीं। जब सारा मामला स्पष्ट हो गया तो निकिता और उसकी माँ की आंखें शर्म से झुक गईं। अब निकिता से भी कुछ कहते न बना, क्योंकि अब सभी को निकिता और उसकी माँ की करतूतों के बारे में पता चल चुका था। निकिता के पिता ने उसकी माँ को गुस्से से फटकार लगाते हुए कहा, कुछ तो शर्म की होती। तुम्हारी इन्हीं हरकतों के कारण हमारी एक बेटी तो पहले ही तलाक लेकर घर पर बैठी है और अब तुम दूसरी का भी घर तोड़ने चली थी। और निकिता, तुमने आइंदा कभी कोई ऐसी हरकत दोबारा की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकिता के पिता ने सौरभ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, माफ करना बेटा, हमें तो लगा था कि हमारी बेटी अपने घर में सभी को बहुत खुश रखती है, अपनी सास की बहुत इज्जत करती है, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। अच्छा हुआ बेटा, आपने समय रहते इन सब बातों से हमें अवगत करा दिया। अपने ससुर जी को हाथ जोड़े देख सौरभ ने बड़ी विनम्रता से कहा, माफ करना पिताजी, किसी की बेइज्जती करना मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जब मैंने अपनी माँ के खिलाफ साजिश होते देखी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया। बेटा सौरभ, अब एक काम और कीजिए, हमारा मान रखते हुए आप निकिता को अपने घर वापस ले जाइए, क्योंकि ऐसी हरकत करने पर मैं तो उसे अपने घर पर नहीं रख सकता और आपकी गृहस्थी बची रहे, इसके लिए अपनी पत्नी को एक मौका और दे दीजिए। अपने ससुर जी के कहने पर सौरभ निकिता और बेटे को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया। थोड़ी देर बाद निकिता के पिताजी भी निकिता की माँ को लेकर घर पर आ गए। निकिता ने अपनी सासू माँ के साथ किए जाने वाले व्यवहार के लिए उनसे माफी मांगी, तो निकिता की माँ ने भी अपनी समधन से माफी मांगते हुए भविष्य में उनके परिवार में बेवजह दखल न देने का आश्वासन दिया। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।